नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 और 125 के बारे में, जो कि बात करती है क्षतिपूर्ति की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लें कि धारा 124 और धारा 125 जुडिशरी के पर्पज से, प्री और मीन्स दोनों के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्री के पर्पज से इसमें सीधा सीधा एक धारा 124 एक सवाल बनाती है कि क्षतिपूर्ति की संविदा किस धारा में परिभाषित की गई है। धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार किसमें बताए गए हैं, ये आपके धारा 125 में बताए गए हैं। ये आपसे सीधे सीधे 2 सेक्शन इससे आपके प्री के सवाल बन जाते हैं। अब बात करें मीन्स में 4 नंबर का सवाल बनता है कि क्षतिपूर्ति की संविदा से आप भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत क्या समझते हैं। तो आप उसमें धारा 124 और धारा 125 लेके आएंगे तो 4 नंबर से एक पर्याप्त लेंथ लेके ये सवाल आप चलता है। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे जिससे हम इसमें समझेंगे कि क्षतिपूर्ति की संविदा कैसी होती है और इस संविदा में क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और ये संविदा किस प्रकार इस संविदा का निर्माण किया जाता है। तो हमको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अपना डायरेक्ट अपने साथ लेके बैठ जाना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धारा 124 क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि ए एक व्यक्ति है जिसने बी व्यक्ति को कहा कि यदि तुम्हें मेरे द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा 1000 रुपये की हानि होती है तो वो हानि की पूर्ति कौन करेगा, मैं कर दूंगा। यहाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ, ये क्या हुआ, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाएगी। जहाँ ए क्या कर रहा है, बी को एक वादा कर रहा है, एक वचन दे रहा है कि यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की क्षति होती है, या चाहे तो वो मेरे द्वारा हो या किसी और अन्य व्यक्ति के द्वारा हो, तो उसकी पूर्ति कौन करूँगा, मैं करूँगा। यहाँ क्षतिपूर्तिधारी होता है बी, क्योंकि उसको क्षति हुई है, और क्षतिपूर्तिकर्ता उसकी जो क्षति उसे हुई है उसकी पूर्ति कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ये क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। इसका एक नॉर्मल हमारी आम जिंदगी में जो इसका उदाहरण है हम ले सकते हैं बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से हम ले सकते हैं। हम अपना कार का इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ रहे हैं, हम लोग उसका भी इंश्योरेंस कराते हैं। हम लोग कार इंश्योरेंस कराते हैं। कार इंश्योरेंस क्यों कराते हैं कि भविष्य में यदि हमारी कार का एक्सीडेंट होता है तो हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर और वो हमें कुछ इंश्योरेंस देगी। ये इंश्योरेंस की वैलिडिटी भी होती है ना। आप 1 साल का कराते हैं तो अगर आपका 1 साल के अंदर इंश्योरेंस होगा तो आपको मिल जाएगा। अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो जाता है तो आपको उसको रिन्यू कराना पड़ता है। ये सब होता है। तो आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ए क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कार का इंश्योरेंस करती है। बी इसके पास जाता है और इंश्योरेंस कराता है अपनी कार का। बी के पास क्या है, एक कार है, ये अपनी कार का इंश्योरेंस ए कंपनी के पास जाके कराता है। इंश्योरेंस का मोटिव क्या है कि भविष्य में यदि मेरा एक्सीडेंट होता है या मेरी कार से कोई एक्सीडेंट होता है तो मुझे इंश्योरेंस मिल जाए। यदि मेरी कार में कुछ क्षति हो जाती है, मेरी कार में कुछ भी तोड़ फोड़ हो जाती है तो क्या होगा, मैं इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करूंगा, मुझे इंश्योरेंस मिल जाएगा। यही तो हमारा इंश्योरेंस कराने का मोटिव होता है। ठीक है, तो जब हम इंश्योरेंस कराएंगे ना, तो जब हमने इंश्योरेंस कराया तो यहाँ पर ए क्या दे रही है, एक कंपनी जो है ना वो बी को वचन दे रही है। क्या वचन दे रही है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ति कौन करूँगी, मैं करूँगी। एक कंपनी है जो बी को वचन दे रही। बी का भविष्य में जाके एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो ए क्या करेगी, उसको इंश्योरेंस देगी और ये क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। ये आप ऐसे आम जिंदगी में समझ सकते हो। नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि ए एक व्यक्ति है जिसने बी व्यक्ति से कहा कि यदि तुम पर सी, एक व्यक्ति है सी, यदि ये जो व्यक्ति सी है वो तुम पर वाद लाता है, क्या लाता है, सूट लाता है, तो उस सूट में 2000 रुपये तक जितनी भी तुमको हानि होगी वो मैं उठा लूँगा। अब सूट में तुमको 10,000 की हानि हो जाए तो 10,000 की हानि उठाने का वचन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमको वचन दे रहा हूँ कि यदि तुमको 2000 रुपये तक की हानि होती है तो वो मैं उठा लूँगा। मतलब 2000 रुपये की क्षति जो तुमको होगी वो मैं बियर कर लूँगा। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं। तो ये भी क्षतिपूर्ति की संविदा है जहाँ एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को क्या वचन दे रहा है कि यदि तुम्हें मुझसे भी या किसी तीसरे पक्षकार से भी कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति मैं तुम्हें कर दूंगा।
क्लियर हुआ। ये डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, जहां एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ये वचन देता है कि तुम्हें स्वयं मेरे द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति के आचरण से तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है तो उसे मैं तुम्हें उसकी पूर्ति मैं करूँगा। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन में भी आपको यही बताया गया है। का ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम के लिए जो गा 200 रुपये की अमुक राशि के संबंध में खा के विरुद्ध चलाए। वो क्या बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है कि देखो ए बी से बोल रहा है कि मैं तुमसे क्या करता हूँ, यदि सी जो व्यक्ति है ए ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम के लिए जो का 200 रुपये की अमुक राशि के संबंध में खा के विरोध चलाए। ए बोल रहा है कि यदि जो सी है ना वो तुम्हारे ऊपर 200 रुपये की इस प्राइस के लिए, मतलब 200 रुपये के लिए अगर तुम्हारे ऊपर कोई वाद चलाता है, ठीक है, 200 रुपये के संबंध में तुम्हारे ऊपर कोई वाद चलाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति की संविदा मैं तुम्हें करने की देता हूँ। फिर उससे तुम्हें जो भी क्षति होगी उसको क्या करूँगा, मैं वहन करूँगा, मैं उसकी तुम्हें क्षतिपूर्ति कर दूँगा। ठीक है, इसे हम एक बार और समझ सकते हैं। ए एक पर्सन है जो बी को बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति सी है वो अगर तुम पे 200 रुपये की अमुक राशि के संबंध में कोई वाद चलाता है, कोई कार्रवाई चलाता है कोर्ट में, तो फिर तुम्हें जो भी क्षति होगी उसको कौन करूँगा, सहन मैं करूँगा, मैं तुम्हारी क्षतिपूर्ति करूँगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं क्या क्षतिपूर्ति नॉर्मली हो जाती है? नहीं। बी को क्षति हुई, यदि बी अपनी क्षति के लिए जो ए ने उसको वचन दिया था, ए ने क्या वचन दिया था कि अगर तुम्हें क्षति होगी तो मैं उस क्षति की पूर्ति कर दूंगा, तो बी को क्या लाना पड़ेगा, कोर्ट में एक वाद लाना पड़ेगा, न्यायालय में एक सूट फाइल करना पड़ेगा, तभी वो ए से क्या मांग सकता है, अपनी क्षतिपूर्ति के लिए जो रकम होती है उसकी मांग कर सकता है। बिना सूट फाइल किए नहीं मिल सकती। अगर आप कार इंश्योरेंस कंपनी में भी देखेंगे तो आप देखते हैं कि यदि जब हमारा एक्सीडेंट होता है उसके बाद क्या इंश्योरेंस कंपनी आके हमको पैसे दे जाती है? नहीं दे के जाती। हमको क्या करना पड़ता है, क्लेम करना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है। ठीक है, कोर्ट में क्लेम करना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करना पड़ता है, न्यायालय की सहायता लेनी पड़ती है, तभी तो हमें जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो हमें हमारी क्षतिपूर्ति करेगी, हमारी क्षतिपूर्ति करेगी, जो हमें नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई करेगी। कि हम सिर्फ इतना बोलते कि देखो हमारा नुकसान हो गया, अब ए कंपनी अपने आप आएगी और हमको दे देगी, नहीं। ए कंपनी कब आएगी, इंश्योरेंस कंपनी कब आएगी, जब आप उस पर क्या करें, क्लेम करें, आप न्यायालय की सहायता लें, आप न्यायिक उस पर कार्रवाई करें, तभी तो वो आएगी। तो ये जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है, इसमें जब भी क्षतिपूर्ति की जाती है ना, तो जो क्षतिपूर्तिधारी होता है, इंडेमनिटी होल्डर होता है, जिसे क्षति हुई होती है, वो क्या करता है, क्षतिपूर्तिकर्ता पे सूट फाइल करता है, उस पर क्लेम करता है। ठीक है, उस पर दावा करता है कि देखिए आपने मुझसे वचन दिया था, अब आप मेरी क्षतिपूर्ति कीजिए। ठीक है, ये बात कौन बताती है, धारा 125 बताती है। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जबकि उस पर वाद लाया जाए। क्षतिपूर्तिधारी के क्या क्या अधिकार होते हैं, जैसे कि ए ने बी से बोला कि यदि तुम्हें कोई भी हानि होती है सी के द्वारा तो उसकी क्षतिपूर्ति मैं तुम्हें करूँगा। ठीक है, अब बी और सी के बीच में क्या हुआ, यहाँ पर कुछ सूट चल रहा है कोर्ट में। अब बी को जो भी हानि हुई होगी वो उसका मुआवजा किससे लेगा, ए से लेगा, क्योंकि ए ने बी को वचन दिया था कि यदि तुम्हें सी से या किसी भी अन्य पर्सन से कोई भी हानि होती है तो मैं उसकी तुम्हें पूर्ति करूँगा। ठीक है, अब बी क्या क्या चीज़ें ले सकता है ए से, ये बात बताई गई है 125 में। और बी ए से कब लेगा, बी ए से कैसे ले सकता है, ए पर क्लेम करके न्यायालय की सहायता से न्यायिक कार्रवाई के द्वारा ही उससे ले सकता है, ऐसे ही नहीं ले सकता। ठीक है, आपने नॉर्मल भी अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या करता है, बीमा जो कंपनी होती है, इंश्योरेंस जो कंपनी, उस पर क्लेम ही तो करता है, विदाउट क्लेम तो मिल नहीं जाता, उस पर क्या करना होता है, उसे क्लेम करना होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे धारा 125। धारा 125 बताती है कि क्षतिपूर्तिधारी के क्या क्या अधिकार होते हैं जबकि उस पर वाद लाया जाए। किस पर वाद लाया जाता है, क्षतिपूर्तिधारी पर ही तो वाद लाया जाता है। कैसे वाद लाया जाता है, ए ने बी को बोला कि अगर तुम्हें कोई भी हानि होती है सी के द्वारा तो मैं तुम्हें उसकी क्षतिपूर्ति करूंगा। अब सी के द्वारा कैसे हानि होती है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब सी ने ए बी पर वाद लाया था तो बी को उस समय क्या क्या हानि हुई थी। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जबकि उस पर वाद लाया जाए। क्षतिपूर्ति की संविदा का वचन ग्रहीता, वचन ग्रहीता कौन होता है, वचनदाता होता है क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिकर्ता, यानी ए कौन है, इधर वचनदाता है, और बी कौन है, वचन ग्रहीता। इसने वचन ग्रहण किया है। कैसा इसने वचन ग्रहण किया है कि आप मेरी संविदा की पूर्ति करेंगे, मेरी क्षति की पूर्ति करेंगे। ए वचन देता है मैं आपकी क्षतिपूर्ति करूंगा, बी उसको ग्रहण करता है। ये क्षतिपूर्ति करता होता है, ये क्षतिपूर्तिधारी होता है।
ठीक है, क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार, जबकि उस पर वाद लाया जाता है। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जबकि उस पर वाद लाया जाता है। किस पर वाद लाया जाता है? क्षतिपूर्तिधारी पर। क्षतिपूर्तिधारी पर कब वाद लाया जाता है? ये ला रहा है वाद, सी पर्सन, थर्ड पर्सन उस पर वाद लाया जाता है। राइट्स ऑफ इंडेमिनिटी होल्डर व्हेन स्यूड, जब उस पर वाद लाया जाता है। अपने प्राधिकार के क्षेत्र के भीतर कार्य करता हुआ वचनदाता से निम्नलिखित वसूल करने का हकदार है। वचनदाता से वो क्या क्या वसूल करने का हकदार है? वह सब नुकसानी जिसके संदाय के लिए वह किसी वाद में विवश किया गया था, वो सारी नुकसानी क्लेम कर सकता है। किससे क्लेम कर सकता है? इंडेमिनिटी होल्डर, जो इंडेमिनिटी होल्डर है, जिसे क्षति हुई है, जो क्षतिपूर्तिधारी है, वो क्षतिपूर्तिकर्ता से क्या क्या क्लेम कर सकता है? जो भी उसे हानि हुई है। किस में हानि हुई है? जब ये थर्ड पर्सन ने उस पर वाद लाया था, ठीक है, वह ऐसी सब नुकसानी जिसके संदाय के लिए वह किसी वाद में विवश किया गया था। किस वाद में विवश किया गया था? जब सी बी पर सूट लाएगा तो वो उससे जो भी कुछ मांगेगा तो वो सारे जो चीज़ें वो ए से ले सकता है। ठीक है, जो हमारा इंडेमिनिटी होल्डर होता है यानी क्षतिपूर्तिधारी, इसे दिमाग में रखिएगा। लोग भूल जाते हैं कि क्षतिपूर्तिकर्ता कौन है, क्षतिपूर्तिधारी कौन है। लोगों को सुनने में ऐसा लगता है क्षतिपूर्तिधारी मतलब जैसे क्षति हुई है। क्षति किसे हुई है? लोगों को लगता है ए को हुई है, ए नहीं तो उसका चुकाया है। नहीं, ए यहाँ पर क्षतिपूर्ति करता है, वो उसकी क्षति की पूर्ति कर रहा है। बी क्या है? क्षतिपूर्तिधारी है, उसे क्षति हुई थी तभी तो ए उसकी क्षतिपूर्ति कर रहा है। बी यहाँ पर क्या है? क्षतिपूर्तिधारी है। ठीक है, तो बी क्या क्या चीज़ें ले सकता है? बी ऐसी सारी चीज़ें ले सकता है जब उस पर वाद लाया गया था, जब सी के द्वारा बी पर वाद लाया गया था तो उसे जो भी उसको नुकसान हुए थे, जो भी उसके खर्चे हुए थे, सारी धनराशियाँ, वो सब कुछ ले सकता है। ये धारा आपकी 125 बताती है। फर्स्ट पॉइंट में बताती है वो सारी नुकसानी ले सकता है। कौन सी नुकसानी ले सकता है? जिसके संदाय के लिए वह किसी बात में विवश किया गया था या जो किसी ऐसी बात के बारे में जिसे क्षतिपूर्ति करने का वचन लागू है। क्षतिपूर्ति करने का वचन क्या लागू है? यानी ए ने उसे वचन दिया था कि यदि आपको ये नुकसान होगा तो ये इसकी भरपाई मैं करूंगा, वो उसे भी ले सकता है। प्लस उसे जो बाद में हानि हुई थी जिसमें वो विवश किया गया था आपको ये देना, वो सारी चीज़ें किससे ले सकता है? वो क्षतिपूर्तिकर्ता से ले सकता है। यहाँ पर जो बी है वो सारी चीज़ें ए से वसूल करने का हकदार है। कौन कौन सी चीज़ें वसूल करने का हकदार है? जिसमें वो ऐसे विवश किया गया था, ऐसी नुकसानी, या जिस बात के बारे में आपने वचन दिया था, इन्हें वचन दिया था, वो सारी चीज़ें। ऐसे सब खर्चे भी वसूल कर सकता है। कौन कौन से खर्चे वसूल कर सकता है? जो उसने उस केस में उसके खर्च हुए थे, जो भी खर्चे उसके हुए वो सारे वसूल कर सकता है। कैसे? जिनको देने के लिए वह किसी बात में विवश किया गया था या प्रतिरक्षा के तौर पर, या सारे वो खर्चे उससे किससे वसूल कर सकता है? क्षतिपूर्तिकर्ता से यानी ए से। वे सब धनराशियां भी वसूल कर सकता है। कौन सी धनराशियां वसूल कर सकता है? जो उसने ऐसे किसी वाद में किसी समझौते के निबंधनों के अधीन दी हो, जो उसने किसको दी हो? यहाँ पर सी को दी हो, वो सारी चीज़ें भी वो ए से वसूल कर सकता है। ए कौन है यहाँ पर? क्षतिपूर्ति करता है। क्षतिपूर्तिधारी क्षतिपूर्तिकर्ता से ये सारी चीज़ें वसूल कर सकता है। नंबर 1 सारी नुकसानी, नंबर 2 सारे खर्चे, नंबर 2 सारी धनराशियाँ। ये सारी चीज़ें वो किससे वसूल कर सकता है? क्षतिपूर्तिकर्ता से वसूल कर सकता है। किस दौरान? जब उस पर वाद लाया गया था, जब सी ने उस पर वाद लाया था उस दौरान उसको जो जो नुकसान हुए थे, जो जो उसके खर्चे हुए थे, जो जो उसकी धनराशियाँ खर्च हुई थी उसने समझौते के दौरान, हो सकता है बी को कुछ राशि दे दी हो कि चलो अब आपस में हम समझौता कर लेते हैं, वो भी वो ए से वसूल कर सकता है। वो सारे खर्चे वसूल कर सकता है, सारी नुकसानी वसूल कर सकता है जो उसको उस वाद में हुई थी। और वो क्या चीज़ें वसूल कर सकता है? जो ए ने उसको वचन दिया था, ए ने उसे जो भी वचन दिया हो कि मैं तुम्हें इतनी चीज़ें दूंगा, ऐसे करूंगा, वो सारी चीज़ें इंडेमिनिटी होल्डर ए से वसूल कर सकता है। ठीक है, तो 124 और 125 में इतना ही बताया गया है। 124 में डेफिनेशन बताई गई है और 125 में राइट्स बताए गए हैं इंडेमिनिटी होल्डर के, जब उस पर सूट लाया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल इंडेमिनिटी होल्डर पर सूट ही नहीं लाया जाएगा तो फिर वो ए से क्या वसूल करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर इंश्योरेंस कंपनी जो कार एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करती है, कार का इंश्योरेंस करती है, सॉरी, ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, बी ने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया कि जब मेरी कार का एक्सीडेंट होगा तो उस हिसाब से फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको रुपए दे देती है, जितना कार में जितना भी डैमेज होता है उसके हिसाब से वो रुपए दे देती है जब आप उस पर क्लेम करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो फिर आप क्या क्लेम करोगे? वही बात है ना, अगर जो सी है वो बी पर केस ही नहीं लाएगा तो बी क्या ए से मांगेगा? बी ए से कब मांग सकता है? जब सी उस पर केस लाए या उसे कुछ हानि हो, है ना। यानी जो कार का ओनर है वो इंश्योरेंस कंपनी से कब क्लेम कर सकता है? जब कार का एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है,
हाँ, लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आता। लाइफ इंश्योरेंस इसका एक्सेप्शन है। लाइफ इंश्योरेंस कहाँ जाता है? ये जाता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ये जाता है धारा 31 में, जो आपकी समाश्रित संविधान जिसमें बताई गई है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं आता है, क्योंकि ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कार इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस क्षतिपूर्ति की संविदा में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्षतिपूर्ति की जाती है। लाइफ इंश्योरेंस में क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। लाइफ इंश्योरेंस एक पक्का है, कोई एक व्यक्ति जिसका जीवन हुआ है उसका मरना पक्का ही है, ये क्षतिपूर्ति की संविदा में नहीं आएगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस आएगा आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, समाश्रित संविदा में, ठीक है। ये इसमें आपका क्षतिपूर्ति की संविदा में नहीं आता। क्षतिपूर्ति की संविदा में आते हैं जिन चीज़ों से आपकी क्षति हुई होती है, जैसे कार एक्सीडेंट हो गया, और भी कुछ हो जाते हैं आपकी और भी चीज़ें, कि आपने किसी से ऐसा वादा कर दिया कि यदि आपको कोई भी क्षति होती है तो मैं दे दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से रिलेटेड MCQs चाहिए, PYQs चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में MCQ या PYQ टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए MCQ और PYQ की सेपरेट ले आऊँगी, ठीक है। टिल देन बाय बाय।